नमस्कार, डी लाइव न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के कलेक्टर सम्मानीय श्री पी नरहरि सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल सेगमेंट। नमस्कार, मैं सभी इंदौर और शहर और जिले वासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इंदौर एक ऐसा दौड़ता भागता शहर जिसे मिनी मुंबई की संज्ञा भी दी जाती है और अब केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी इंदौर पर सभी पूरे प्रदेशवासियों की निगाहें हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सम्मानीय कलेक्टर साहब के कंधों पर है। सबसे पहले जानते हैं कि कितना स्मार्ट अब तक हो पाया है इंदौर और आगे किस तरह से इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए सर जो है अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। सर, स्मार्ट सिटी इंदौर कितना आपकी नज़र में हो पाया? देखिए, इंदौर एक उभरता हुआ शहर है। इंदौर अपने आप में एक जीवंत शहर है जिसका लगातार अपने डायनामिक नेचर के साथ में भारत के विभिन्न सिटीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी एमर्जिंग सिटी। स्मार्ट सिटी बनाना हमारी प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र शासन का जो नया प्रोजेक्ट आया है उसके अंतर्गत भी इससे मूर्त रूप देने के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपा है। तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटी बन रहा है और हमें सभी इंदौर वासियों को इसमें मिलकर इस शहर को स्मार्ट बनाना है। सर, आपने पहले भी इंदौर को बहुत करीब से देखा है, नज़दीक से देखा है, निगम में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने निभाई है। अब बतौर कलेक्टर आपकी नज़र में इंदौर कितना बदला है? सर, पुराना इंदौर कैसा था, आज के इंदौर को आप क्या परिभाषा क्या? डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि इंदौर अपने आप में जैसे जीवन शहर है, यहाँ के लोगों ने इस शहर को बेहतर बनाने में बहुत योगदान दिया है। तो 10 साल पहले जो शहर था अब में बहुत अंतर है, बहुत विस्तार हुआ है, बहुत सारे नए चीज़ें जुड़े हैं। यहाँ की खान पान अपने आप में जो विशेषता है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ का जो जनसंख्या में और डिफरेंट कल्चर्स का एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे बढ़ा है। आज हम देखते हैं कि इंदौर का जो मूल कल्चर है उसके साथ में अन्य कल्चर्स भी जुड़ गए हैं। तो शहर डेफिनेटली बड़ा है। शहर में अधोसंरचना का बहुत कुछ विकास हुआ है। आई वुड से वेरी पॉजिटिव कि शहर एक अच्छा स्वरूप में निखर कर आगे आ रहा है। हाँ सर, एक सवाल और मेरे जहन में है। जब मुझे याद आता है वो मई का महीना जब आप इंदौर पहली बार आए, आपने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले खजराना गणेश मंदिर में पूजा आराधना की। उसके बाद जो आपने प्राथमिकताएं शहर के विकास को लेकर, शहर के भविष्य को लेकर बताई, बहुत सारी आशाएं उससे जागी। आज क्या लगता है, आज आप किस तरह से महसूस कर पाते हैं कि आपकी जो ग्वालियर में एक लोकप्रियता है, कहा जाए कि जो एक पब्लिक ने टैगलाइन आपको मैनेजमेंट गुरु की दी थी, अब इंदौर से क्या एक्सपेक्टेड करते हैं कि किस दिशा में आप काम करने वाले हैं फ्यूचर के लिए? मैं इंदौर में अभी पिछले 5 महीने में जो ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों की आवश्यकता है उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, रादर देन कि हम कुछ सोचे शहर के बारे में, हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करें। इससे ज़्यादा मैं पब्लिक का जो पल्स है, पब्लिक क्या चाहती है और हमारे जनप्रतिनिधि उस पब्लिक के आकांक्षाओं को कैसे एक पॉजिटिव स्वरूप में तब्दील करना चाहते हैं, उसी में हम काम करेंगे। तो उस दिशा में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जो पब्लिक है बहुत वाइब्रेंट है। जैसे मैं फेसबुक, सोशल मीडिया से या फिर जनसुनवाई या फिर चौपालों के माध्यम से भी जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत पॉजिटिव है, बहुत करना चाहते हैं, बहुत कुछ होना है। इसके संदर्भ में अपने सुझाव देते हैं। उन सभी सुझावों को हम समावेशित करते हुए शहर की जो आवश्यकताएं हैं उसको आगे बढ़ाने में हम लोग बिल्कुल प्लानिंग लगभग कंप्लीट है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीने में हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने की स्थिति में आ जाएंगे। सर, मुझे याद आता है कि जब पहली बार आप जिले के प्रशासनिक संकुल में गए थे तो जनसुनवाई के फॉर्मेट में आपने तब्दीली की थी, बदलाव किया था। इसका कितना जो है खासा असर जनता के दृष्टिकोण में आपको नजर आता है और किस तरह से एक समस्या को समाधान मिलने में भी आसानी हुई है आपकी इस व्यवस्था? मैं जनसुनवाई व्यवस्था को बहुत महत्व देता हूँ, बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। राज्य शासन के भी निर्देश हैं। मैं जब सिंगरौली कलेक्टर था वहाँ से जब ये जनसुनवाई व्यवस्था स्टार्ट हुआ था तो 400-500 लोग प्रतिदिन के हिसाब से जनसुनवाई में आते रहे हैं, चाहे ग्वालियर में हो या अभी फिर इंदौर में भी। मैं समझता हूँ कि हमारा मेन काम ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना,
उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी दैनंदिन गतिविधियां और आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही हमारा काम है। तो ऐसे में जनसुनवाई एक व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें सभी अधिकारियों को बिठा के हम उनको सुनते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सुनवाई का जो है दो पहलू होते हैं। एक, सुनवाई का तात्पर्य यह है कि एक्चुअली आपको सुनना है, उनको बैठ के उनकी क्या समस्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको सुनना है। और दूसरा, उस सुनवाई के पश्चात उसका सकारात्मक समाधान करना है, और समाधान करते हुए उन्हें सूचित करना कि आपका समाधान हो गया है और आपका इस तरह से हमने निराकरण कर लिया है। तो हमने उत्तरा सॉफ्टवेयर, एक नया सॉफ्टवेयर को, जो NIC का सॉफ्टवेयर है, उसको अपनाया है। और प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमारे यहाँ जनसुनवाई में आता है, उनको हम पावती देते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप इसका निराकरण जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। जनसुनवाई व्यवस्था में जो तब्दीली किया है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने बताया है कि व्यक्ति को लगना चाहिए कि वो कलेक्ट्रेट या किसी भी शासकीय परिसर में जाता है तो एक अपनत्व होना चाहिए। ये मेरा कलेक्ट्रेट है, ये हमारे लिए ये व्यवस्था बनी है। और हमें कलेक्ट्रेट के जब अंदर आते हैं, अगर बुजुर्ग हैं उनको ससम्मान जनसुनवाई के हॉल में ले आना, या अगर कोई निशक्त हैं या फिर अंग विकलांग हैं, उनको ट्राइसिकल में बिठा के, हमारे व्हीलचेयर में बिठा के उनको जनसुनवाई में ले आना। इस तरह से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, उसकी पीड़ा को समझना और समाधान करना। सर, मुझे याद आता है कि अब तक के आपके पुराने कार्यकाल में आपने निःशक्त जनों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया, जिसके लिए आपको राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा गया। ग्वालियर में रहते हुए हमारी लाडली जैसे महत्वपूर्ण अभियान का आपने सही क्रियान्वयन कराया, उसके लिए आपको स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। इंदौर को आप किस दृष्टि से देखते हैं, और इंदौर में क्या लगता है आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी उपलब्धि होगी जो कि जनता को भी मिलेगी सहूलियत के लिहाज से, और आपको लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे उस दिशा में इंदौर की तरह? मैंने जैसे बताया कि इंदौर में जो जन भावनाएं हैं, यहाँ की जो लोगों की आवश्यकता है, जैसे हम महसूस करते हैं, लोग चाहते हैं कि शहर का जो अधोसंरचना है, जहाँ कहीं पे भी बिखरा पड़ा हो, इनकम्प्लीट हो, नए ऐसे व्यवस्थाएं लागू करना है, उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। यहाँ का ट्रैफिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। लोग कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं। लोग कहीं ना कहीं बढ़ती हुई वाहनों की जनसंख्या और वाहनों की संख्या और जनसंख्या, दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनको आवागमन में बहुत समय लगता है, बहुत पीड़ा होती है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, क्या हम स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम ले आएँ, क्या हम जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करें, क्या नए चौराहे डेवलप करें, फुटपाथ्स को क्लियर करें, ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण इशू है, जिसमें लोग चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुदृढ़ीकरण हो, और जो आज के तारीख में हम सिटी बस सेवा को चला रहे हैं उसका विस्तार हो, और छोटे बसें हम ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, और ऐसे नया जो शहर, जैसे नए विस्तारित शहर है, वहाँ तक वाहन उपलब्ध रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ प्राथमिकताएं हैं जिसके ऊपर हम निश्चित ही काम करेंगे। और मध्य प्रदेश शासन का अभी शहरी विकास के अंतर्गत अमृत, स्मार्ट सिटी और हाउसिंग फॉर ऑल, शहरी गरीबों के लिए अगर हम आवास निर्मित कराएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है कि शहर के लिए 50,000 मकान निर्मित कराएंगे और शहरी गरीबों के लिए उनको आवास उपलब्ध कराएंगे, अगर इस तरह की गतिविधियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर एज कलेक्टर के रूप में मुझे लोग भविष्य में कभी याद रखेंगे, तो मैं मानूंगा कि अगर शहरी गरीबों के लिए हम आवासों का निर्माण करके उन्हें उपलब्ध करा दें, उनके घर का सपना अगर हम साकार करें, मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई काम इस शहर में हम कर पाएंगे। सर, मुझे याद आता है कि विस्थापन को लेकर के भी आपका बहुत एक संवेदनशील नज़रिया है। CP शेखर नगर, हर बार बारिश के मौसम में वहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी और बहुत से लोग बह जाते थे। आपने अपना पदभार संभालते ही, इंदौर कलेक्टर की कमान संभालते ही, सबसे पहले उसके विस्थापन को लेकर चिंता जाहिर की। आप खुद गए, लोगों के बीच गए, आपने उनसे संवाद किया, संप्रेषण हुआ और लोगों ने भी आपकी बात को स्वीकार किया। उसके बाद विस्थापन हो गया। इस पूरे दृष्टिकोण में क्या आप मानते हैं, लोगों का क्या नज़रिया है, और जब कलेक्टर साहब खुद मतलब जनता के साथ सीधा संवाद रखते हैं, तो कितनी आसान हो जाती है राह इस तरह के विस्थापन के मामले में? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कलेक्टर को साहब नहीं बनना चाहिए। कलेक्टर एक शासकीय सेवक होता है, और जैसे हमने CP शेखर नगर का भी देखा है
कि सीपी शेखर नगर में लोग चाहते थे कि वो अपने नारकी जीवन से बाहर आए, बट वो कहीं ना कहीं प्रयासों में रह गए कि कोई उच्च अधिकारी जो है उनके साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने और वो उसका समाधान हो। तो इस दिशा में जब मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद मैं और मनीष सिंह नगर निगम कमिश्नर हम लोग दोनों गए, हमने उनसे बात की, उनके पूरे मोहल्ले में घूमा, उस स्लम एरिया में घूमा, तो लोग सहमत हो गए और फिर हम विस्थापन करने में अब तक सफल हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, अधिकारियों को अपने कार्यालय से बाहर निकलना चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनकी समस्याओं के सकारात्मक समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए और विश्वास उसी से बढ़ता है। और जैसे सीपी शेखर नगर अपने आप में उदाहरण है और हम चाहेंगे कि इस तरह के काम और हम आगे शहर में करें। सर, सीपी शेखर नगर के विस्थापन के बाद एक छोटी सी घटना ने तूल पकड़ लिया और पंडरीनाथ पुलिस थाने पर ही लोगों का आक्रोश, उनका गुस्सा जाहिर हो गया। आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाएं इंदौर का जो अमन, चैन, शांति प्रिय जो वातावरण है उसमें खलल पैदा करती हैं, प्रेम सद्भाव को दरकिनार कर देती हैं? इस तरह की घटनाएं कहाँ लगता है कि चूक रही आधिकारिक तौर पर भी, और किस तरह से भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम जिला प्रशासन? इसमें जो पंडरीनाथ वाला जो इशू सीपी शेखर नगर में एक व्यक्ति का दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनका डेथ हुआ था, तो वो एक एक्सीडेंट के रूप में अभी तक जो देखने को में आ रहा है। मजिस्ट्रेट जांच के बाद पूरी चीज़ें सामने आएंगे, परंतु ये घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा और हमारे इस पूरे विस्थापन व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमको बाधा पहुंचाया है। हम प्रयास करते हैं, जैसे मैंने बताया, कि जनता को और हमारे नागरिकों को साथ में लेके चलने का। ऐसे में एक एक्सीडेंट होना और उससे जो बचे कुचे लोग और ऐसे लोगों को जो बाहरी तत्व उनको प्रेरित करते हैं और इस तरह की घटना होना डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है, परंतु हमने फिर से उन सबको विश्वास में ले लिया है और कल से हम पुनः बचा लगभग 150 वहाँ पे परिवार हैं जिनको हम विस्थापन करने के लिए तैयार कर लिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित ही थोड़ा व्यवधान आया है, परंतु जो काम टेकअप किया है उसको कंप्लीट कराएंगे। सर, मुझे याद है कि आपका सबसे पहला फोकस मेजर रोड के डेवलपमेंट पर भी था। इंदौर में बहुत सारे मेजर रोड्स अब भी बनना बाकी हैं और आपने LIG लिंक रोड की जो बाधा थी उसको हटाने में सबसे पहले सफलता अर्जित की थी। कितना मुश्किल, कितना आसान रहा आपके लिए वहाँ रहने वाले लोगों को मना पाना और ये बाधाओं को दूर कर पाना? आने वाले भविष्य में क्या क्या कुछ मेजर रोड्स के निर्माण के लिए आपके कदम बढ़ने? LIG लिंक रोड जैसा जो एक इशू है जो लंबे समय से इसलिए वहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि संवाद कहीं न कहीं उसकी अभाव रही है। तो जब एक बार संवाद हम लोगों ने स्थापित कर लिया था, वहाँ के लोग जिन्होंने काम रोका था अथवा उनके अपनी आपत्तियाँ थी, जब हमने उनसे बात की, उनको क्लैरिफाई किया उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और हम क्या वैधानिक तौर पर उनकी सहायता कर सकते हैं, तमाम बातों पे जब चर्चाएं हुई तो बहुत आसानी से समस्या का समाधान हुआ। तो ऐसे ही हम भविष्य में भी जो शहर के रिंग रोड्स हैं, ऐसे सर्कुलर रोड्स हैं, उनका निर्माण करने में और फिर जो रेडियल रोड्स हैं यानी कि शहर के बीच से बाहर की तरफ जो रोड्स जाते हैं, जहाँ कहीं पे भी रुके हुए काम हैं, इन सबको हम जनप्रतिनिधि और हमारे नागरिकों के साथ में संवाद बना के रखते हुए उनको हम निर्माण कार्य कराएंगे। तो अभी ऑलरेडी प्लानिंग में बहुत सारे कार्य पड़े हुए हैं, एक एक करके हम उसको टेकअप कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि हम इन सबको कर पाएंगे। सर, जिला प्रशासन के सामने आने वाले दिनों में सिंहस्थ 2016 का जो महापर्व, महाकुंभ लगने वाला है उज्जैन नगरी में, वो एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है क्योंकि इंदौर एक ऐसी कनेक्टिंग सिटी है जो कि बाहर से, विदेशों से आने वाले पर्यटक या हमारे देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले मेहमानों के लिए एक कनेक्टिंग सिटी की भूमिका में रहेगी। उज्जैन इंदौर होकर के पर्यटक जाएगा। इस दृष्टि से आप कितना तैयार हैं और इसके लिए क्या कार्य योजना आपने तैयार की है ताकि जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा हो और इंदौर जो हमारा आओ भगत की जो एक परंपरा है, संस्कृति है, जो एक मेहमान नवाजी की जो संस्कृति है, उसका भी परिपालन कर पाए? बहुत सही कहा है। सिंहस्थ महाकुंभ 2016 जो होने वाला है, ये उज्जैन में जो होगा, इंदौर के लिए उतना ही ये महत्वपूर्ण है। उज्जैन में जाने वाले जितने भी श्रद्धालु रहेंगे वो वया इंदौर ही जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए अधोसंरचना विकास करना
और इस मेले के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना हमारा दायित्व बनता है। राज्य शासन की ओर से हमें जो निर्देश मिले हैं उसके तारतम्य में हमने जितने इनकम्प्लीट वर्क्स हैं, चाहे वो फ्लाईओवर्स हैं या रोड्स हैं या फिर हमारे जो रेलवे स्टेशन से संबंधित सुविधाएं हैं, वो तमाम चीज़ों को हम अंजाम देने में लगे हुए हैं। अभी 5-6 महीने हमारे पास समय है। इस दौरान हम सुनिश्चित कराएंगे कि अधोसंरचना का पूरा जितना विकास रुका हुआ है उसको कंप्लीट कराएं। इसके अलावा लोग जो आएंगे उनकी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मसला रहेगा। उनके रुकने की व्यवस्था, वो उज्जैन जाते समय कहीं ना कहीं वो रुकेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने उन रोड्स पे ऐसे ओपन स्पेसेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, पेयजल की व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्था, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था, ये वाहनों की रुकने की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ों का वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये अब सब चीज़ें काम कंप्लीशन की ओर है और हमें विश्वास है कि उज्जैन का जो सिंहस्थ में इंदौर का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हम किसी को भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत आईटी फ्रेंडली हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया पर जितनी आपकी एक्टिविटी या कहा जाए कि जितने कमेंट्स और जितने लाइक्स आपकी वॉल पर देखने में नज़र में आते हैं, उतने मुझे नहीं लगता किसी राजनेता के वॉल पर इंदौर के देखने को मिलते हैं। क्या इसके पीछे कारण है और ये कैसे इसकी शुरुआत आपने की? ग्वालियर कलेक्टर रहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे सोशल मीडिया पर, और इंदौर आकर के जो आपको एक असीम प्रेम मिला जनता की तरफ से, उसको किस तरह से देखते हैं, कितना प्रतिसाद देते हैं? ग्वालियर कलेक्टर के हैसियत से मेरे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, फेसबुक पेज का प्रारंभ किया था। तो उसके बाद हम लगातार शासन के द्वारा जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं रहते हैं उसका प्रचार प्रसार, एडमिनिस्ट्रेशन समय समय पर जो सकारात्मक गतिविधियां कर रहा है उसके संदर्भ में लोगों में जन जागरूकता लाना, जैसे इलेक्शन के दौरान वोटिंग के प्रति प्रेरित करना, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों में हमने फेसबुक का, सोशल मीडिया का उपयोग किया, जिसका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहा। इसके अलावा जन समस्याओं का समाधान भी मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। तो इसमें एक विश्वास लगातार पैदा हुआ है और इस फेसबुक पेज को मैं खुद चलाता हूँ और मैं खुद लोगों को रेस्पॉन्ड करता हूँ, जिससे लोग एक संवाद स्थापित हुए हैं। आज का युवा वर्ग जो है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करता है। ऐसे में अगर हमें अपने नागरिकों के साथ संवाद करना है तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा मीडियम है। तो मैंने उसको उपयोग करने का प्रयास किया है, तो अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और मुझे लगता है कि और भी ऑफिसर्स को, जनप्रतिनिधियों को इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर, प्रशासन को पेपरलेस बनाने के लिए क्या करेंगे सर आने वाले दिनों में, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है, जनता अपनी समस्या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अधिकारी तक पहुंचाती है और समाधान भी चाहती है कि उसे ऑनलाइन ही मिल जाए। तो क्या भविष्य में इस तरह की कोई योजना है कि जिला प्रशासन को पेपरलेस आप बना दें? डेफिनेटली, ये अभी राज्य शासन ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत महत्व दे रहा है। हमारा स्टेट ईमेल पॉलिसी है मध्य प्रदेश शासन का, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी पत्राचार हैं वो ईमेल के माध्यम से ही करने का निश्चय किया है। सभी अधिकारियों को अपना ईमेल मेंटेन करना है और अनावश्यक पेपर का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग जितने सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा जनसुनवाई, टीएल, हमारा अन्य जितने भी शासकीय गतिविधियां हैं, आर्म्स लाइसेंसिंग सिस्टम हो, ये तमाम चीज़ें पेपरलेस हैं। तो आने वाला समय ही पूरा कंप्यूटर और मोबाइल बेस्ड रहेगा। तो ऐसे में हमारा बहुत सारे ऐप्स मोबाइल पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। आज सीएम हेल्पलाइन पूरा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो हम धीरे धीरे करके उस प्लेटफॉर्म पे हम अग्रसर हैं। सर, लोक परिवहन के मामले में आपसे इसलिए जानना चाह रहा था कि इंदौर की ज़्यादातर जनता या ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स या बाहर से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स सिटी बसों का इस्तेमाल करते हैं, आई बसों का इस्तेमाल करते हैं। भविष्य में इसके विस्तार के लिए क्या योजनाएं हैं? और BRTS, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जब इसको इंदौर में लागू किया गया था तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ रहा है। आप आने वाले दिनों में किस तरह से अवेयरनेस की दिशा में कदम? मैं इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज हम अपने शहर की जो व्यवस्था देखते हैं, लगभग 650 फोर व्हीलर्स हैं 1000 की जनसंख्या में, जो किसी भी सिटी में पूरे देश भर में सबसे अत्यधिक इंदौर का है। ऐसे में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहले जो अभाव रहा है, उसके कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जो हम बदल रहे हैं।
हमारा BRTS सिस्टम जो है आज लगभग 50,000 से अधिक लोग प्रतिदिन उसमें ट्रैवल करते हैं। हमारे जितने भी सिटी बसेस हैं उसमें भी लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। अब इसको हम विस्तारित कर रहे हैं। हम लगभग अभी 65 मिडी बसेस बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं। माननीय मेयर साहब ने अभी अपने मैनिफेस्टो में भी और फिर मेयर बनने के बाद भी उन्होंने घोषणा की है कि अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 250 से लेकर 300 बसें आने वाले 2 साल में शहर में चलाने वाले हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहा है। तो मैं नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि अपने वाहनों को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना प्रारंभ करें। इससे ईंधन भी बचाएंगे और फिर हमारा पर्यावरण को भी जो है हम सकारात्मक रूप से डेवलप कर पाएंगे। सर, एक सवाल बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, वो पूछना इसलिए भी लाजमी है कि कहा जाता है कि इंदौर में जो बड़े अफसर आते हैं या कलेक्टर साहब जब कुर्सी संभालते हैं तो इंदौर को प्रयोगशाला के तौर पर देखते हैं। कभी अधिकारी आते हैं तो BRTS का क्रियान्वयन होता है। इससे पहले भी सड़कों के मामले में, सीवर सड़कों के मामले में मतलब लगातार प्रयोगशाला बनाकर रख दिया जाता है इंदौर को, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं। आपकी नज़र में क्या इंदौर प्रयोगशाला है या इंदौर में बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की दृष्टि में? मैं ये मानता हूँ कि जितने भी अधिकारी यहाँ पदस्थ रहे हैं अपने आप में वह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स रहे हैं। उन्होंने इस शहर हित में और जनप्रतिनिधियों को साथ में लेके बहुत सारे काम किए हैं। मैं ये नहीं समझता कि ये प्रयोगशाला है। ये एक्चुअली इंदौर जो है एक डायनामिक सिटी है। अगर ऐसा कुछ काम यहाँ पे अधिकारियों ने किया है तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे वो संभावनाएं रही हैं और लोग भी उसमें सकारात्मक रूप से उसमें सहभागिता निभाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना आवश्यक है। अभी हम अमृत, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग फॉर ऑल या फिर हमारा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंशन हो, तो हम पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो कल भी इसका स्मार्ट सिटी का माननीय मेयर साहब ने वेबसाइट का अनावरण किया है, सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। आपके सुझावों के आधार पर ही आने वाला पूरा शहर का विकास होना है। तो ऐसे में मेरा बुद्धिजीवियों से और हमारे सभी लोगों से अनुरोध है, वर्ग विशेष के लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना सुझाव दें। हमें एक अच्छा स्टेक होल्डर होने का आप अपना समय निकालकर ऐसे महत्वपूर्ण हमें सजेशंस दें जिसको हम लागू कर सकें। सर, अपने लोकसभा अध्यक्ष महोदया ने जो गांव गोद लिया है पोर्टलोद, वहां का भी दौरा किया था। वहां पर विकास की क्या गति है और इस गांव को आदर्श ग्राम कैसे बना पाएगा इंदौर का जिला प्रशासन? पोर्टलोद गांव को माननीय सांसद महोदया जो लोकसभा के स्पीकर भी हैं उनके द्वारा गोद लिया गया है। उनके निर्देशों के अंतर्गत हमारे द्वारा काफ़ी सारे गतिविधियां की जा रही हैं। 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा हम आदर्श ग्राम में फोकस कर रहे हैं। वो ये रहेगा कि नंबर 1 उस गांव का समग्र अधोसंरचना विकास, यानी कि सभी तारतम्यों में देखा जाए तो एक गांव में, आदर्श गांव में जितने भी ऐसे आवश्यकताएं रहेंगे जैसे कि रोड हो, नालियां हो, वहाँ का पेयजल व्यवस्था हो, वहाँ पे जितने भी शासकीय कार्यालय हैं जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध रहना, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये वहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि एक आदर्श गांव में जो जितने भी सॉफ्ट चीज़ें हैं जैसे कि 100% बच्चे स्कूल जाना चाहिए, आंगनवाड़ी जाना चाहिए, वहाँ की महिलाएं जो है ये महसूस करना चाहिए कि अपने गांव में पुरुष हमें सम्मानित करते हैं, हमें सम्मान की नज़र से देखते हैं। वहाँ का जो युवा वर्ग है वो 100% किसी न किसी रोजगार की गतिविधि में जुड़ा रहे, चाहे वो खेती किसानी करें या उन्नत खेती किसानी करें या फिर वो IT रिलेटेड गतिविधियों में संलिप्त हों या फिर कोई अन्य कार्यालयों में काम करते हों या उद्योगों में काम करते हों। हमारा ये प्रयास है कि समग्र रूप से सॉफ्ट चीज़ों पे और हार्ड चीज़ों पे, दोनों पहलुओं पे आदर्श होना चाहिए। और उसी तारतम्य में माननीय सांसद महोदय के द्वारा जो निर्देश दे रहे हैं उसी के अंतर्गत हमारा आदर्श ग्राम निर्मित हो रहा है और हमें विश्वास है कि इस गांव को देखते हुए अन्य गांव भी उसका अनुकरण करेंगे।
सर, जनता जानना चाहती है कि कलेक्टर साहब की कुर्सी पर जो व्यक्तित्व विराजमान होता है उस पर बहुत राजनीतिक दबाव भी होता है, तो क्या वाकई में ये बात सही है कि कलेक्टर साहब पर बहुत राजनीतिक प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कभी कभी नीतिगत निर्णय लेने में भी राजनीति आ जाती है, तो उससे भी आपको कोप अप करना पड़ता है? मैं ये मानता हूँ कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनप्रतिनिधि का सर्वोच्च स्थान रहता है। हम लोग शासकीय सेवक हैं और हमारा जो दायित्वों का निर्वहन विधि और नियमों के अंतर्गत होता है और जनप्रतिनिधियों से सतत संपर्क में रहते हुए उनके मार्गदर्शन और उनके सुझावों को लेकर हम काम करते हैं। ऐसे में उनके द्वारा जो सुझाए गए बताए गए जो भी ऐसे चीज़ें होते हैं वो मैं तो इसको सकारात्मक रूप से लेता हूं और मैं सतत संवाद जो है जनप्रतिनिधियों से रखता हूं और हम ये प्रयास करते हैं कि जो काम हो सकता है वो हो जाए, तुरंत हो जाए। जो काम नहीं हो सकता है हम ससम्मान उनको बताते हैं कि ये संभव नहीं है, जो नियमों के अंतर्गत या विपरीत है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि जनप्रतिनिधि काफ़ी सुलझे हुए रहते हैं। उनको जब सही मायने में सही तरीके से जब उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम जहाँ कहीं पे भी संवादहीनता रहती है, मैं समझता हूँ कि वहीं पे समस्याएं आती हैं, वहीं प्रेशर के रूप में दिखने लगता है। तो मैं नए पीढ़ी के नए जितने भी शासकीय सेवक हैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपना ट्रांसपेरेंसी रखें, संवाद बना के रखें और पारदर्शिता बना के रखें, तो उससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। सर, समय की कमी है लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि इंदौर जिले के कलेक्टर पी नरहरि सर का 24 घंटा कैसे बीतता है, कैसे सुबह होती है और कैसे शाम हो जाती है, इंदौर जिले के साथ ही डेडिकेशन के साथ पूरा दिन बीत जाता है? डेफिनेटली इंदौर जिले का कलेक्टर होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और शासन ने ये जो दायित्व दिया है इसको बखूबी निभाना हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो ऐसे में मेरा जो दिन जो है 24 घंटे में से मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम 7 घंटे तो मुझे नींद अच्छे से मिले क्योंकि बाकी जो समय है वो 100% मैं 2 ही चीज़ों के लिए, या तो अपने प्रशासनिक गतिविधियों के लिए या फिर फैमिली के लिए देता हूं। तो ऐसे में प्रशासनिक गतिविधियों का सबसे ज़्यादा समय लगता है, लगभग 14-15 घंटे जो है वो इसी काम में निकल जाते हैं। परंतु मैं अपने फिटनेस के लिए भी प्रयास करता हूँ, सुबह या शाम जैसे समय मिला है उसमें फिर बैडमिंटन खेलना या फिर ट्रेडमिल या वॉकिंग पे पत्नी के साथ में वॉकिंग पे चला जाना, किसी न किसी गतिविधि में रहता हूँ और बच्चों के लिए भी शाम को समय निकालने का प्रयास करता हूँ। और मैं फिल्म्स में रुचि रखता हूँ, तो वीक में या 10 दिन में फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए भी प्रयास करता हूँ। मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो बुक्स हैं वो बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज हैं। और इसके अलावा जो पूरे देश दुनिया में वर्तमान में प्रशासनिक और मैनेजमेंट से संबंधित नए चीज़ें जो भी हो रहे हैं उसके तारतम्य में भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए सर, जाते जाते इंदौर की जनता के लिए, दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा कलेक्टर श्री पी नरहरि सर का? और जिस तरह से मैनेजमेंट गुरु, ग्वालियर के मैनेजमेंट गुरु अब इंदौर में आकर मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं, उनका क्या खास संवाद होगा जनता से सीधे? और आप जनता से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो भी अपनी भागीदारी रखे ताकि प्रशासन और जनता मिलजुल कर जो है भविष्य तय कर सके शहर का, जिले का? मैं इंदौर शहर और ज़िले वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि हम इंदौर के डेवलपमेंट में बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं और ये डेवलपमेंट, ये विकास, ये तमाम चीज़ें तभी वास्तविकता में संभव है जब आपकी सहभागिता रहेगी। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि हमारे सभी गतिविधियों में यथासंभव आप अपना समय निकाल कर अपना एनर्जी को इसमें लगाएं और हमारे हर सकारात्मक काम में आप अगर साथ देंगे तो हम आपको विश्वास दिलाएंगे जो काम 10 साल में होगा वो होना है वो हम 2 साल में करके दिखाएंगे। तो ऐसे में इससे पहले भी हमको बहुत अच्छा सहयोग इंदौर से मिला है और उम्मीद यही है कि आपका सकारात्मक और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें साथ मिलेगा और हम अच्छा काम करेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से कलेक्टर सम्मानीय श्री पी नरहरि सर इंदौर की जनता के साथ सहभागिता भी तय कर रहे हैं और उम्मीद है
कि भविष्य में सिंहस्थ 2016 की बात हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की, इंदौर पूरे देश में अव्वल साबित होगा, ऐसा कुछ लगता है कलेक्टर साहब की बातों से। सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने समय निकाला और जनता से सीधा संवाद किया और हमें भी बहुत सारे सवालों के आपने बेबाकी से जवाब दिए। उम्मीद है कि आपको ये खास पेशकश पसंद आई होगी और भी आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे इंदौर के सम्मानीय कलेक्टर श्री पी नरहरि सर से। फिलहाल इजाजत दीजिए और देखते रहिए लगातार। थैंक यू, नमस्कार।